तो अवर टुडेज चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा हम बात करेंगे फ्लूइड के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने क्या किया था कि जब सॉलिड को हम इलोंगेट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे वो अपने आप को रिस्टोर करता है, और उस रिस्टोर के करने के दौरान वो कौन कौन सी चीजों को इन एक्शन लेके आता है। जैसे कि स्ट्रेस होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डिफॉर्म कर देते हैं बाय अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके ऊपर हम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देते हैं, वो डिफॉर्म हो जाता। तो जो ऑब्जेक्ट है अपने आप को वापस उस पोजीशन में लेके आने के लिए क्या करता था, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता था। कौन सी फोर्स थी? रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता था अंदर से। इंटरनल फोर्स थी ऑब्जेक्ट की, डिवाइडेड बाय कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर वो चल रहा है। और इसी में हम उसमें स्ट्रेन के भी बारे में जान पाए थे कि स्ट्रेन क्या होता है, कितना चेंज इन डायमेंशन आ गया। चेंज इन डायमेंशन चाहे वो लेंथ में है, वॉल्यूम में है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, अपॉन दी ओरिजिनल डायमेंशन। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे। और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन किसकी वजह से पॉसिबल था? ड्यू टू दी इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ठीक है, इसके कारण पॉसिबल था। लेकिन जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है वो थोड़ा डिफरेंट है सॉलिड से। देखो सॉलिड में क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट? दे आर हाईली क्लोजली पैक्ड। नो डाउट जो एटम्स हैं उनके अंदर ऐसे इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती है कि एटम्स एक दूसरे को छू नहीं सकते, क्योंकि अगर छू लिया तो फिर उनके तो ऑर्बिट्स कोलाइड हो जाएंगे, ऑर्बिट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर बड़े आसानी से चले जाएंगे। फिर तो कौन सा कोवलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री का, कौन सा आयनिक बॉन्ड, कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ भी नहीं रहेगा। सीधी सी बात है। इसलिए एटम्स जो है आपस को प्रॉपरली तो छू नहीं पाते, स्टिल वो इतने क्लोज होते हैं कि उनको दूर करना मुश्किल हो जाता है इन सॉलिड्स, तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फ्लूइड्स में हमारे पास लिक्विड्स आ जाते हैं, ठीक है, गैस भी आ जाती है। गैस भी कुछ हद तक हम फ्लूइड में गिनते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। लिक्विड्स जो है उनमें थोड़े से क्लोजली पैक्ड होते हैं, पर ज्यादा वो लूजली ही पैक्ड होते हैं, और वो एक फ्लो के अकॉर्डिंग के अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। अब फ्लूइड वाले केस में हमारे पास इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का टॉपिक नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं। क्यों? ये तो अपने आप डिफॉर्म हो जाते हैं। कोई भी शेप ले लो, पानी है, उसको कप में डालो कप की शेप लेगा, उसको बॉल में डालो बॉल की शेप लेगा, उसको बॉटल में डालो बॉटल की शेप ले लेगा। सिमिलरली गैस है, मान लो गैस को आपने कंप्रेस कर दिया, कितना कंप्रेस कर लोगे? ये मेरे पास एक जार है, इसके अंदर गैस ही गैस है, सब जगह इसके अंदर गैस है, ठीक है। पिस्टन की हेल्प से इसको कंप्रेस करने की कोशिश की, कितना कंप्रेस कर लोगे? यहाँ तक आ जाएगा पिस्टन, और ये गैस आएगी तब जाके कंप्रेस होगी। तो इसकी गैस की तो कोई शेप ही नहीं है, इसको क्या हम डिफॉर्म करेंगे, है ना? और क्या ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगी जब इसको पिस्टन को हटा दोगे, वापस से इधर उधर क्या है, कोलाइड कर करके उसी जगह पे इसी पोजीशन में वापस आ जाएगी। इसमें इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी कुछ नहीं आएगा फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में हमारे पास अलग चीजें आएंगी, जैसे कि थ्रस्ट हो गया, प्रेशर हो गया, और उसके रिलेटेड जैसे पास्कल्स लॉ हो गया। इस तरह से की चीजें हमारी आगे के आगे हम पढ़ते जाएंगे इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? देखो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल जो चीजें हैं हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, हम उस चीजों को देख पा रहे हैं, है ना? वैसे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड्स के अंदर, वो पढ़ेंगे। जैसे कि जो हमारे पास सॉलिड की थी वो तो हमने देख ली थी। जो हमने एक पढ़ा था कि ब्रिजेस के रिलेटेड भी होता है, अगर ब्रिज को हमने रेस्ट ना दी तो थोड़ी देर बाद इस तरह से नीचे की तरफ झुकने लग जाता है। अगर वो फ्लाईओवर नीचे की तरफ झुक रहा है तो चांसेस है कि यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, है ना? तो ये चीजें हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, ऐसी चीजें, ठीक है, जो कि इन एक्शन हो रही हैं, जिसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लग रही है, ठीक है। वो फोर्स जिसको हम देख पा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हाँ कि इतने अमाउंट में फोर्स लग गई, नहीं। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हथौड़ा बज रहा है तो वो हथौड़ा बज रहा है ये भी दिख रहा है, और उस वो हथौड़ा बजने के कारण डिफॉर्म भी हो रहा है, ये भी चीज दिख रही है। तो वो होता है मैकेनिकल
जो फोर्स एक्ट करे, और फ्लूइड्स के रिलेटेड में जो चीजें फोर्सेस एक्ट करेंगी मैकेनिकली, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स, देखो फ्लूइड जो शब्द है फ्लो से पड़ा है, ठीक है, दैट मीन्स द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड क्या है? सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो इसमें मैं ये कह दूं कि मैंने तो लोहे को पिघला दिया, सोने को पिघला दिया, वो भी तो फ्लो करेगा। पिघला हुआ सोना, पिघली हुई चांदी, अगर आपने कुछ वीडियोस देखी हो अपने इंटरनेट पे, यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐसे कुछ वीडियोस, अगर आप साइंस रिलेटेड वीडियोस देखते हो, मरकरी है वो फ्लो करती है, बड़ी आसानी से फ्लो करती है। तो इसमें हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं कि लिक्विड और गैसेस ही फ्लो करती है। कुछ मेटल्स को जिनको हम इतना ज्यादा मेल्ट कर दें कि वो फ्लो करना शुरू कर दे अपनी उस स्टेट में, मतलब मेल्टेड स्टेट में अगर वो फ्लो करना शुरू करे तो वो भी फ्लूइड में काउंट होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज जो जिसको जिस भी वेसल में डाल देंगे उसी की शेप ले ले। अब देखो सोने के गहने बनते हैं, चांदी के गहने बनते हैं, प्लेटिनम के बनते हैं, सारी चीजें ऐसी तो वर्क करती हैं। उनको जिस शेप में डाल दिया जाता है वो उस शेप को क्या है, एग्जिबिट कर लो, उस शेप को वो अपना लेता है। पिघला हुआ सोना हो गया, पिघली हुई चांदी होगी, तो वो अलग अलग डिजाइन से हमें क्या है, जब हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं हमें अलग अलग डिजाइन में हर एक चीज देखने को मिलती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है, वो एलॉयज होते हैं, स्टील वगैरह होता है, कॉपर होता है, वो भी तो उसी शेप को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी शेप पे चला जाता है। ठीक है, तो सिर्फ पानी है, गैसेस नहीं है। जो भी चीज फ्लो करी है, जो भी जिस कंटेनर में या किसी भी चीज में डाल दिया, उसने उसकी शेप को ले लिया, और ये शेयरिंग स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं करता, यानी कि इसके ऊपर कोई शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लगता। शेयरिंग स्ट्रेस लगता है सिर्फ सॉलिड चीजों के ऊपर, इसके ऊपर कोई शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो बेसिकली हम लेते तो पढ़ेंगे तो इसमें लिक्विड्स और गैसेस के बारे में, लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों को ही फ्लूइड्स में कैटेगराइज करते हैं। बट जब हमने उसको मेल्टेड फॉर्म में ले आए तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं हाँ वो फ्लूइड के जैसा वर्क कर रहा है, बिकॉज इट इज टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन। कुछ फ्लूइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर, दे आर अरेंज्ड इन ए रैंडम मैनर। रैंडम मैनर में रहेंगे, मतलब ये नहीं है कि मेरे पास मान लो एक फ्लूइड है, यहाँ पर इसके अंदर फ्लूइड है और इसके अंदर तो अलग अलग गैसेस हैं, एक हीलियम है, नाइट्रोजन पड़ी है, कोई रिएक्ट नहीं करी। ठीक है, हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, इस तरह से कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इतना नहीं है यहीं पे रहेंगी यहीं पे रहेगी, हीलियम इधर जा सकती है, हाइड्रोजन इधर जा सकती है, नाइट्रोजन कहीं भी जा सकती है, वो रैंडमली किधर भी घूम सकते हैं। सिमिलरली लिक्विड में मैंने ले लिया एक्वस सोल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर, तो सोडियम आयन, क्लोरीन आयन कहीं पे भी घूमे, कुछ उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है, दे विल बी इन द रैंडम मैनर। ठीक है, वो फ्लो कर रहे हैं तो रैंडम मैनर में ही फ्लो करेंगे। और हाँ, इसके ऊपर कोई नो शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्ट करता है। नो शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस क्या किया था हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका बेस क्या है, फिक्स है, द बेस इज फिक्स्ड, फिक्स्ड बेस है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगी, जो इसका अपर पार्ट होगा वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से। बेस से तो फिक्स्ड है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर क्या है, ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो इनके ऊपर कोई एंगल का नहीं लगता। मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्या प्रेशर अप्लाई किया, मान लो लिक्विड है, ये लिक्विड है, पानी के अंदर मैंने यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या ये पानी सारा का सारा साइड पे हट जाएगा? मैं क्या कोई भगवान हूँ?
मेरे पास कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, मैं इसके ऊपर इस एंगल से इसके ऊपर कोई भी चीज की हेल्प से, मान लो कोई भारी चीज है, मान लो तेल की बोतल ले ली मैंने, पानी के अंदर डाल दी है, तो क्या तेल साइड हो जाएगा या पानी साइड हो जाएगा, या तेल आ रहा है तेल आ रहा है? नहीं, पानी की बोतल सॉरी वो तेल की बोतल इसके अंदर डूब जाएगी, अंदर चली जाएगी। यही होगा। कभी देखे है कि पानी डर के भागे कि हाँ जी भाई तेल आ रहा है, तेल आ रहा है, भाग जाओ? अगर ऐसा होता तो फिर जो ऑयल के टैंक्स जाते हैं समुद्र में, बड़ी बड़ी शिप्स लेके जाते हैं, तो अगर वहां से ऑयल लीक हो जाए फिर तो पानी सारा समुद्र से ही पीछे हट जाए कि यार यार ये तेल आ रहा है, तेल लीक हो रहा है। नो, दैट डजंट हैपन। तो यहाँ पर कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस ना तो लिक्विड्स पे एक्ट करेगा ना गैसेस पे, किसी के ऊपर नहीं एक्ट करेगा। अब देखिए फ्लूइड के बारे में बात करें, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास मेल्टेड गोल्ड है तो उसके ऊपर एक्ट करेगा जब वो थोड़ा सा हार्ड होना शुरू होगा। अगर वो मेल्टेड गोल्ड गोल्ड है या मेल्टेड सिल्वर है उसी फॉर्म में रहे, परमानेंटली उसी फॉर्म में हो जाए, फिर उसके ऊपर कोई शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगा। ठीक है। लेकिन जब वो धीरे धीरे क्या है जमना शुरू हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, तब उसके ऊपर एक्ट होगा। तो वो प्रॉपर फ्लूइड्स नहीं है, फ्लूइड्स हैं बट वो प्रॉपरली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते, उसके फीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे करके उसकी कैटेगरी से बाहर निकलने शुरू हो जाती है। नंबर थ्री, नंबर थ्री पे क्या है, इफ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन, ये तो पता ही है लिक्विड वाली बात होगी, लिक्विड्स एंड गैसेस डज नॉट हैव a definite shape, does not have a definite shape of its own। ठीक है, तो ये क्या है, अज्यूम कर लेता है उस शेप को, जिस जिस भी वेसल में या जिस भी कंटेनर में वो है, उसी शेप को वो क्या है अपनी शेप बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एडजस्टिंग टाइप का होता है ये। लास्ट है, जब भी किसी फ्लूइड के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट किया जाता है, मान लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर साइड से करे थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस में फ्लूइड के ऊपर के फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा, यहाँ पर कौन सी बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लग रही है, यहाँ पे कौन सा बी लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, अंदर चला जाएगा भी ऑब्जेक्ट अंदर। फ्लूइड देखो कई तरह के होते हैं, एक तो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। कुछ फ्लूइड्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर आप जोर से मुक्का भी मारो ना, 10 मुक्के इकट्ठे मार दो, वो मुक्का वो पंच वो हाथ अंदर जाएगा ही नहीं, ऊपर सतह पे रहेगा और वो ऐसे एक्ट करेगा कि वो जमीन है। ठीक है, ऐसे भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं, वो कैटेगरीज आ जाती हैं, वो बहुत हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। मैंने वो चीज अपने बैचलर्स पता नहीं शायद मास्टर्स में पढ़ी थी, वो देखी भी थी, फिर मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस को सर्च किया था। यू कैन आल्सो सर्च न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इफ यू आर क्यूरियस अबाउट। यूट्यूब पे सर्च कर लेना न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आपको कुछ कई चीजें पता चलेगी। तो बहुत तरह के फ्लूइड होते हैं, कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं दिखने में पानी जैसे हैं। ठीक है, आप उसके अंदर रेत डाल दो, 1 चम्मच भर के ना रेत डाल दो, उसको बाहर निकालोगे रेत सूखी मिलेगी, बिल्कुल सूखी, अंदर जाएगी ऐसे लगेगा कि वो रेत गीली हो रही है, चम्मच से बाहर नहीं निकलेगी। चम्मच भर के डालो बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे ही वो चम्मच रेत से भरा वो बाहर निकालोगे ऐसे लगेगा कि रेत, रेत में होता ही नहीं पानी, वो किसी सब्सटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को अंदर डिजोल्व ही नहीं होने देती। वही अगर आप सिंपल पानी में डालो तो वो रेत तो गीली हो जाएगी, पानी के अंदर धीरे धीरे करके पार्टिकल्स नीचे जमने शुरू हो जाएंगे, नीचे जाने शुरू हो जाएंगे, उसमें नहीं होता। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो हमारे सिलेबस में अभी तो वही करना है, थ्रस्ट वाला पास्कल लॉ वाला यही करना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है हमने, बट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर क्यूरियोसिटी, यू कैन सर्च ऑन दिस टॉपिक्स टू। ठीक है, अब हमने क्या कहना है कि दोनों गैसेस और लिक्विड्स जो है दोनों ही फ्लूइड्स है, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है, लिक्विड्स और गैसेस में क्या डिफरेंस है? बचपन में क्या पढ़ा था, फोर्थ क्लास में आ जाता है, मैंने छोटे बच्चे भी पढ़ाए हुए हैं, फोर्थ क्लास में आ जाता है बच्चों को सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस। लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, एंड दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम।
इनकी वॉल्यूम होती है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। और ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा हो पाता तो कहीं पे सुनामी आ पाती, कहीं पे फ्लड्स आते, हम उसको कंप्रेस करके दबा देते। हमारे पास इतनी मशीनरी है। लिक्विड में पानी भी आता है ना, तो हम तो अगर सुनामी आती है, अभी इस वक्त जापान के अंदर इतने सारे अर्थक्वेक्स हैं एक साथ, और वहां पर अलर्ट जारी हुआ पड़ा है सुनामी का। ठीक है। ऑब्वियसली उसका असर क्या है, इंडिया पर भी कुछ हद तक पड़ सकता है, चाइना पे पड़ सकता है, और भी आसपास के सभी जितने भी देश हैं उनके ऊपर असर पड़ सकता है, बट जापान के ऊपर तो बहुत ज्यादा खतरा है इस वक्त। अगर हम लिक्विड्स को कंप्रेस कर पाते तो हम उस सुनामी को रोक सकते थे, बट वी कैंट। व्हाई? कंप्रेस ही नहीं होगा। कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, पानी के अंदर इतना ज्यादा अपने आप में ही ताकत है कि वो सॉलिड को तोड़ देगा, जिस सॉलिड से हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो ओनली सेफ्टी मेजर्स दैट वी कैन यूज। ठीक है। गैसेस इनसे उल्टा होता है। गैसेस आर कंप्रेसिबल, जितना मर्जी कंप्रेस कर दो, दबाते जाओ दबाते जाओ। बताया था ना, मेरे पास जार है, पिस्टन लगा हुआ है, गैसेस है, कितना कंप्रेस कर दोगे, यहाँ तक कर सकते हो, इससे भी नीचे कर सकते हो। वो मॉलिक्यूल्स फ्री घूमते हैं गैस के, हमारे आसपास पता ही नहीं कितनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स घूम रहे हो। पता ही नहीं कौन सी गैसेस के घूम रहे हैं, क्योंकि अब पोल्यूशन बढ़ चुका है तो हार्मफुल गैसेस भी बीच ही घूम रही है। कोई दिखती है? कभी ऐसा हुआ है कि कमरा बंद करके रख दिया, अब सर्दियां चल रही है, कमरा बंद करके रख दिया तो जो गैसेस है वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी? नहीं। गैसेस बारीक से बारीक चीजें से, दरवाजे और जमीन के बीच में इतना सा भी गैप है ना, उसमें से भी गैसेस के आर पार हो जाएंगी। छोटा छोटा सा छेद है दरवाजे में, बिल्कुल इतना सा, उसमें से भी गैसेस आर पार हो जाएंगी। तो वो तो कंप्रेस हो जाएंगी बड़े आराम से। ठीक है। क्योंकि वो फ्रीली मूविंग है, जितना आप उसको दबाने की कोशिश करोगे वो दब जाएंगी। ओके। बट वन मोर थिंग, ये कि एक्सपैंड करते हैं, टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट, ये एक्सपैंड कर जाएंगे। अगर ये एक्सपैंड कर जाएंगे, दे डू नॉट नो डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है। जो अब एक चीज और है, फ्लूइड्स के ऊपर क्या होता है, देर इज नो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये कि आप रख सकते हो नो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसी कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे कह रही हूँ, कोई इनके ऊपर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं, क्योंकि इनकी कोई शेप ही नहीं है। जब शेप ही नहीं है तो कोई भी ये शेप धारण कर सकते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कुछ नहीं आता इनमें। अब हम इस चैप्टर में बात कर रही हैं सिर्फ फ्लूइड्स की, राइट? तो जैसे हमने अभी तक सॉलिड्स में किया, जब आपने फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत करी थी, यू कैन से इन 9th क्लास, 9th क्लास में ही आता है ना शायद मोशन का चैप्टर, हाँ। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब चीजें मूव करती हैं, मोशन में होती हैं, तो कौन कौन से लॉस लगते हैं, तो वो सारी चीजें हम किसके बारे में पढ़ते थे, सॉलिड चीजों के बारे में। कितना डिस्टेंस है, कितनी एक्सेलरेशन है, कितनी वेलोसिटी है ना, ये सारी चीजें पढ़ते थे, कितना टाइम लगा। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हम मैक्रो लेवल पे भी गए, सैटेलाइट्स तक पहुंच गए। सैटेलाइट भी सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं। और माइक्रो लेवल पे भी गए हैं, बहुत छोटे लेवल पे भी गए हैं, जितना ज्यादा हो सका। तो क्या फ्लूइड्स मूव करते हैं? भाई अगर ये फ्लो कर रहे हैं तो यस दे मूव। अगर ये फ्लो ना करे, नाउ देयर इज अ डेड सी, हमारी अर्थ पे एक डेड सी है, मुझे जगह नहीं याद कहाँ पे है, एक डेड सी, उसको एक पर्टिकुलर नाम भी रखा हुआ है उन्होंने। तो उसके ऊपर तो लहरें आती ही नहीं है, कुछ मर्जी हो, जितनी मर्जी उसके ऊपर से आंधी निकल जाए, उसमें लहरें नहीं आती। बाकी के समुद्र है उसमें लहरें आती आती, इतनी बड़ी बड़ी आती हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ज्वार भाटे ही हो जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ज्वार भाटे हो जाते हैं। तो देयर आर टू कैटेगरीज वी कैन से, कि एक तो आ जाता है हमारे पास स्टैटिक्स, फ्लूइड्स में। स्टैटिक्स क्या होते हैं? जो चीजें रेस्ट पे हैं, जब फ्लूइड रेस्ट पे है, उसकी जो स्टडी होगी, जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा उसकी जो स्टडी करेंगे कि वो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्या क्या उनके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आ रहे हैं,
वो सारा कुछ वो फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा। एक आते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है स्टैटिक्स में एट रेस्ट हो रहा है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ती हैं एट रेस्ट में? एक तो हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, बहुत जल्दी आएगा चैप्टर में। फिर पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? जब पानी रेस्ट पे है उसके ऊपर क्या प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है। एक क्लास 9 में पढ़ा था आपने, इफ यू रिमेम्बर। स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं, देख लेना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या किया था उसने? पानी है मेरे पास, उसके इतना लेवल है, मैंने जब पत्थर डाल दिया अंदर उसका लेवल बढ़ गया। पानी रेस्ट पे था, उसको हिला थोड़ी रहे थे बार बार धक्का लेके कंटेनर को। ये जिस भी जार में था पानी उसको हिला थोड़ी रहे थे, या उसके ऊपर थोड़ी ना भूकंप वाली वो कंडीशंस क्रिएट कर रहे थे। नो, इट वाज एट रेस्ट। उसके अंदर बड़ा पत्थर डाला, पानी का लेवल रेज हो गया। दैट वाज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, और इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज सरफेस टेंशन। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर एग्जाम में नहीं भी आना ना, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी, आगे पढ़ना चाहते हो आफ्टर ग्रेड 12, ये टॉपिक बहुत काम की चीज है। इवन बेसिक चीजें जो साइंस की उनको समझने में ये टॉपिक बहुत जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। फ्लूइड्स के ऊपर सरफेस टेंशन कैसे लगता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम। बहुत अच्छे से करना है ये टॉपिक। फिर आता है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या है? वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो स्टडी करेगी फ्लूइड्स के ऊपर इन मोशन, जो चल रहे हैं मोशन में, जैसे समुद्र में लहरें आ रही हैं। ठीक है, झरना है उसमें से पानी बह रहा है, नदियां हैं, नदियां पहाड़ों से लेके नीचे नीचे जाके समुद्र में मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं गैसेस, हवा के साथ गैसेस मूव कर रही हैं। ठीक है, जिसको सिर्फ फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं कहते, इसको हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइ हाइड्रो का मतलब बेसिकली पानी से होता है। ठीक है, तो इसमें बर्नौलीज थ्योरम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम। एक पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विस्कोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विस्कोसिटी। ये भी सरफेस टेंशन जितना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे अब? थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलोगे मैम इनमें तो को लिखा ही नहीं हुआ थ्रस्ट, कहाँ पे लिखा थ्रस्ट? कहीं पे नहीं लिखा। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या जाता थ्रस्ट पढ़ने में? कुछ नहीं जाता। 9th में भी तो पढ़ा था, रट्टा लगाया था, है ना। एक डेफिनेशन आती है क्लास 9 में, एक दो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में, कभी आते हैं कभी नहीं आते, है ना। बट इसमें पढ़ना जरूरी है। 11th में हो, थ्रस्ट के बारे में पढ़ना जरूरी है। थ्रस्ट होता क्या है? मान लो कोई भी लिक्विड है, उसकी कोशिश रहती है और एक खासियत भी होती है कि वो जितनी ज्यादा हो सके ना अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर ले। तो एक ख्वाहिश होती है फ्लूइड की कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे हम है, अरे हम घर पे बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं, कहीं बाहर निकलना नहीं पड़ रहा, रजाई में बैठे रहते हैं, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हम नहीं चाहते कि हमें कोई आके डिस्टर्ब करे, हमें कहे कि आके पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं पढ़ लो। नो, वी नेवर वांट इट, है ना। बट जैसे हम हमारे साथ थे, तो फिर हम अपना गुस्सा इनके ऊपर निकालते हैं, फ्लूइड्स के ऊपर। कैसे? उनको इक्विलिब्रियम से हटाने की कोशिश करते हैं। कोई भी लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये एक तरह की फोर्स को एक्सर्ट करता है किसी सरफेस के ऊपर, कि जो फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे होगी? इसमें ये मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड फोर्स को एक्सर्ट करेगा किसी और सरफेस के ऊपर जो कि इसके कांटेक्ट में आना चाह रहा है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक बॉल रख दी, बॉल नहीं समझना तो इसको वो छोटी सी डक नहीं आती बाथटब में रखने वाली, वो समझ लो। अब ये जो बॉल है हल्की सी है प्लास्टिक की,
बहुत हल्की है, ये पानी के ऊपर फ्लोट ही करेगी। लेकिन जब ये फ्लोट करेगी, ये लिक्विड केस के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करे कि नहीं तूने नहीं आना अंदर, ये हमारा इलाका है, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, हम कमजोर लोगों को तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। यही मैं अगर पत्थर डालूं तो, पत्थर डाल दिया तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर फोर्सेस लगेंगी, उसके ऊपर फिर अकेली परपेंडिकुलर लगेंगी, चारों तरफ से लगेंगी, कहाँ से आ रहे हो निकलो बाहर। पर वो फ्लूइड उसको निकाल नहीं सकता, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बट मेरे पास ये, इसके कॉन्टेक्ट में एक अनदर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। देयर इज, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट, वन और टू, दोनों क्या है, इन कॉन्टेक्ट है अभी यहाँ पे। जब लिक्विड के कॉन्टेक्ट में कोई यह ऐसा, या फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई ऐसा एक सब्सटेंस आ जाए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है। वो जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, इसको थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो द टोटल फोर्स, द टोटल फोर्स exerted by a liquid on any surface in contact with it is called thrust, ठीक है। क्यों होता है भाई, ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की और लिक्विड्स की कि वो इजिली क्या है, किसी और कैटेगरी को अंदर आने नहीं देते। जैसे कि लिक्विड है, उसको अंदर आने, सॉरी लिक्विड बोल रही हूँ, ऑयल इसको अंदर आने नहीं देंगे, ऊपर ऊपर तैरेगा, उसके ऊपर भी ऐसे ही परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। और ये थ्रस्ट ही होता है जिसके कारण जो लिक्विड है वो फ्लो करता है छोटे छोटे होल्स में से भी। हमारे घर में टैप्स लगी हुई हैं, ठीक है। वो टैप सारी की सारी के एक टंकी से कनेक्टेड है। तो जब हम उस फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो पानी टैप में से निकलना बंद हो जाता है। जैसे हम टैप को ऑन करते हैं, वो फ्लो इमीडिएटली ऑन हो जाता है। और जैसे ही टैप ऑन करते हैं, तभी हमारे पास क्या है, पानी पहुंच जाता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट थ्रस्ट, वो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना, उसी कारण होता है। थ्रस्ट इज आल्सो काइंड ऑफ फोर्स। फ्लूइड की फोर्स होती है, लिक्विड की फोर्स होती है, और इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब बात करते हैं लिक्विड इन इक्विलिब्रियम के बारे में। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि मेरे पास मान लो कोई भी एक लिक्विड है जिसको एक वेसल में डाला गया है, और वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ठीक है। ये मेरे पास वेसल है, ठीक, और इसके अंदर मेरे पास लिक्विड पड़ा है, इस तरह से, ऐसे ऐसे लगा लो, लिक्विड पड़ा है, ठीक है। मान लो ये जो लिक्विड है, ये कुछ फोर्स एक्सर्ट करे ऑन द बॉटम, बिल्कुल यहाँ पर नीचे के एक फोर्स एक्सर्ट करे, ठीक है। और ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये इंक्लिनेशन पे कर रहा है, इंक्लिनेशन पे यानी कि ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास आ गया, इस पॉइंट पे ले लेते हो ओ, और यहाँ पर आ गया ए। ऐसे इंक्लिनेशन पे, ओ ए की इंक्लिनेशन पे क्या फोर्स एक्सर्ट हो रही है, और उसकी ऑपोजिट ही क्या इक्वल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे फोर्स हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ओ बी की रिएक्शन हो रही है। ये कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये ओ ए के बिल्कुल बॉटम पे क्या, इंक्लिनेशन पे एक पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक रिएक्शन हो रही, इक्वल रिएक्शन हो रही, इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस जो एक्सर्ट कर रहे हैं, वो ओ बी के अलोंग हो रहा है। तो सिंस ये जो रिएक्शन है, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या आएंगे, ओ बी मेरे पास क्या है, रिएक्शन फोर्स है, ओ बी क्या है, रिएक्शन फोर्स है। तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, वो दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो इधर आ जाएगा, इसको ले लेते हैं ओ सी, दिस विल बी आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल है ना, आर cos थीटा आएगा। फिर टेंजेंशियली क्या आएगा, रिएक्शन का हो रहा है, आएगा आर साइन थीटा, इसको भी नाम देते हैं डी। ओ सी पे क्या है, आर cos थीटा, एंड ओ डी पे क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। जो ओ सी है, ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है इसके साथ, ऐसे,
ठीक है, ये टेंजेंशियल है। जो डी है सीधा पड़ा है परपेंडिकुलर, ये थीटा आ गया, फिर नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट है ये। अब जो लिक्विड है, ये कोई टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? अगर इसको इसने झेल लिया, टेंजेंशियल फोर्स को इसने अलाउ कर दिया, तो क्या होगा? तब इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ेगी, वो इसको पसंद नहीं है। तो क्या होगा? जो लिक्विड होगा ओ के पास, इस एरिया के पास धीरे धीरे क्या फ्लो करना शुरू करेगा अलोंग ओसी, ऐसे ऐसे अपने आप ही पड़ा पड़ी इस तरफ घूमना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लो करेगा, पर लिक्विड तो रेस्ट पे है। ओसी के अलोंग अगर फ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो वो कर भी नहीं पाएगा। मान लो इसने थोड़े से मॉलिक्यूल्स भेजे, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स है वो कह रहे हैं अपनी जगह पे वापस जा, जा वापस। क्यों हमारे इक्विलिब्रियम को खराब करे? अगर तू इधर आएगा तो हमें मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फोर्स है अलोंग ओसी वो जीरो हो जाती है, दैट मींस आर कोस थीटा हमारे पास जीरो हो जाता है। आर तो जीरो हो नहीं सकता, कोस थीटा जीरो कब होगा? कोस थीटा कब जीरो होगा? कोस 90 पे। तो मेरे पास यहाँ पर इसका एंगल, टेंजेंट का एंगल 90 आ गया। तो जो लिक्विड है हमेशा क्या है, मतलब 90 यहाँ पे इस एंगल पे ही फोर्स एक्सर्ट होगी। जो लिक्विड है हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स को एक्सर्ट करता है टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब लिक्विड रेस्ट पे ही क्यों ना हो, रेस्ट पे ही क्यों ना हो, अगर वो चाहे बहुत टाइम से पड़ा है, वो परपेंडिकुलरली इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करता रहता है। तो एक कहावत सुनिए, जो खड़ा पानी होता है वो ज्यादा गहरा होता है एक बहते पानी से। खड़ा पानी, रुका हुआ पानी कह देते हैं, खड़ा नहीं कहेंगे, पंजाबी नहीं डाली भाई। रुका हुआ पानी ज्यादा गहरा होता है। हिंदी माफ करना भाई। बहते पानी से। इसी कारण है, जब भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है, रेस्ट पे और इक्विलिब्रियम पे होता है, तब यही चीज होती है, वो परपेंडिकुलर के सारी की सारी फोर्स लगाना शुरू करता है नीचे की तरफ। जब वो, क्यों ऊपर तो लगा नहीं सकता, अगर ऊपर फोर्स लगाए फिर तो उछलना ही शुरू हो जाएगा, लहरें ही आनी शुरू होगी, फिर तो इक्विलिब्रियम गई भाड़ में, फिर कौन सी इक्विलिब्रियम रहेगी? रेस्ट पे है ना वो रेस्ट पे पड़ा पड़ा भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली के फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण वो जमीन के और भी अंदर जाते रहते हैं। और जो जो पॉन्ड्स में पानी होता है, लेक्स में पानी होता है, वो ज्यादा गहरा होता है एज कम्पेयर टू जो नदियां हो रही होती हैं, बह रही होती है उन पर। नदियों का पानी इसलिए थोड़ा खतरनाक होता है, अगर बहाव ज्यादा तेज हो तो अपने साथ ही बहा के ले जाती है, पकड़ने का या रुकने का टाइम नहीं मिलता, ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो आज अभी इतना ही करेंगे, कल को टॉपिक करेंगे प्रेशर का, जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, और डेंसिटी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही बहुत है।